Green World Publications. नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी और जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर है, मानव स्वास्थ्य और रोग। कल बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? कल हमने बस एक ओवरव्यू लिया था कि डिजीजेस क्या होती हैं। WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से स्वस्थ मनुष्य कैसा होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ मनुष्य है, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं आप, और साथ ही साथ इमोशनली भी आप स्वस्थ हैं, आपके आस पड़ोस के लोग स्वस्थ हैं। तो इस तरह से एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, तभी आप स्वस्थ कहे जाते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दी हुई है स्वास्थ्य की बच्चों। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तो आज जो डिजीजेज हैं, आज हम कवर करेंगे प्रोटोजोआ और वायरसेस के द्वारा जो रोग हो रहे हैं, मतलब जो रोग फैलते हैं बेसिकली, इनमें से हम कुछ रोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से पहला है प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पहला टॉपिक अपना लिया हुआ है मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो मलेरिया क्या है बच्चों? मलेरिया जानते हैं आप, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण क्या फैलता है बच्चों? मलेरिया फैलता है। ठीक है, और ये इसका वाहक कौन है? इसको फैलाने के लिए एक वाहक की जरूरत पड़ती है, मतलब इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है? मच्छर जो है, और मच्छर में कौन सा मच्छर बच्चों? इसकी प्रजाति देखी गई कि मादा एनाफिलीज जो है, मादा एनाफिलीज मच्छर, यही ह्यूमन बींग्स में, मानव में, मनुष्य में इस प्लाज्मोडियम को पहुंचाने का काम करती है। ठीक है ना, इस मादा एनाफिलीज का जो स्टिंग होता है, जो डंक होता है इसका बच्चों, यह क्या करती है? ह्यूमन के शरीर पर बैठती है, और जैसे ही ये अपने स्टिंग को हमारे स्किन से चुभाती है, तो हमारी ब्लड से ये क्या करता है? अगर कोई पर्सन स्वस्थ मनुष्य नहीं है, मतलब स्वस्थ मनुष्य है, या फिर होगा अब अगर स्वस्थ मनुष्य जो है वो क्या होगा? इस जो ये मच्छर है, इस मच्छर के लार्वा में जो स्पोरोजोइट प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम का कौन सा वाला कंडीशन? स्पोरोजोइट वाला कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा? जैसे ही आपको काटता है तो इसके लार्वा से स्पोरोजोइट कहाँ पर पहुंच जाएगा? आपके ब्लड में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके ब्लड में बाकी अपना लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम पूरा करता है और ह्यूमंस को इन्फेक्ट भी करता है। ठीक है, और उसके बाद में आप ही के ब्लड में, यानी हमारे ही शरीर में क्या होगा? स्पोरोजोइट वापस से मैच्योर होकर के गैमेटिक कंडीशन में आएगा, गैमीट बनाएगा, एग एंड ओवम बनाएगा, और फिर जब कोई मच्छर किसी इन्फेक्टेड संक्रमित मनुष्य को काटता है तो ब्लड से इसके लार्वा में वापस से गैमीट वाला कंडीशन, यानी कि अंडाणु इसके या फिर शुक्राणु, ये कहाँ चले जाएंगे? मच्छर के लार्वा में चले जाएंगे। फिर ये किसी व्यक्ति को काटेगा तो उसके शरीर में ये चला जाएगा एंड वहां पे लाइफ साइकिल पूरा करेगा। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि मच्छर अपना जीवन चक्र दो जीवों के शरीर में रह करके पूरा कर रहा है। इसीलिए कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है बच्चों, द्विपोषदी होता है। कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है, द्विपोषदी होता है ये, यानी कि दो पोषदों में रह करके, दो होस्ट में रह करके यह अपना जीवन चक्र क्या करता है बच्चों? पूरा करता है। ठीक है ना, अपना जीवन चक्र। पहला इसका कौन होगा? यह क्या करेगा? मनुष्य होगा, और दूसरा कौन होगा बच्चों? मच्छर होगा। ठीक है, फैलाने का काम कौन कर रहा है? ले जाने का, प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम कौन कर रहा है? यही आपका मच्छर कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मलेरिया आपका। मलेरिया किसके कारण फैलता है? प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, और यह फैलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? फैलाने के लिए जिम्मेदार है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर जिम्मेदार होता है। ठीक है, उद्भवन काल क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चों? वह समय संक्रमण काल से लेकर के, मतलब ऐसा कह सकते हो कि शरीर में पहुंचने और संक्रमण काल के बीच का जो समय होता है उसी को उद्भवन पीरियड कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है ना। अलग मच्छर की जो आपकी प्लाज्मोडियम है, इसकी 4 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है,
प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, प्लाज्मोडियम ओवेल है बच्चों, ठीक है। तो इन सभी प्रजातियों का अलग अलग टाइम पीरियड भी है, इन सभी मच्छरों का अलग अलग टाइम पीरियड भी है। चलिए देखते हैं कौन कितना टाइम पीरियड है इनका। मानव पोषद के शरीर में प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट के प्रविष्ट से लेकर के रोग के प्रथम यानी कि इन्फेक्शन तक, इन्फेक्शन मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि संक्रमित करने तक का जो काल होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरियाई का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है बच्चों? 28 दिन होता है। कितना होता है? 28 दिन होता है। कहां पर? ह्यूमन बॉडी में। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का टाइम पीरियड कितना? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल का टाइम पीरियड कितना दिया है? 14 दिन। और फैल्सीपेरम का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 12 दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा घातक होता है, बहुत तेजी से इन्फेक्ट करता है, बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है ये, इसीलिए फैल्सीपेरम जो मलेरिया को कॉज करता है काफी घातक माना जाता है ये, ठीक है बच्चों। ओके, सिम्टम्स क्या है मच्छर के, नॉट मच्छर, मलेरिया के सिम्टम्स क्या है? मलेरिया जब होता है बच्चों तो ठंड के साथ में बुखार भी होता है, मतलब जिस व्यक्ति को हुआ रहेगा ठंड भी लगेगा, ठंड लगने के साथ में बुखार भी होता है, ठीक है। और यह बुखार अंतराल दे दे करके आता है, मतलब कभी बुखार है, कभी कुछ दिन कुछ घंटों के लिए बुखार नहीं है, नॉर्मल हो जाता है, फिर बुखार होता है, फिर बुखार नहीं है, फिर होता है। यह समय जो है जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ रहता है ये लगभग आपका 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक का टाइम पीरियड चलता रहता है। व्यक्ति लगभग 1 महीने से 1.5 महीने तक ऑलमोस्ट संक्रमण का स्टेज रहता ही है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि तो व्यक्ति दोबारा से बीमार हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा सिर दर्द करेगा, कमजोरी आएगी, आपकी हड्डियां भी दर्द होंगी, ठीक है, और फीवर, हाई फीवर का कंडीशन बना रहता है। तो ये विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं, ठीक है। मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र, अब जीवन चक्र पढ़ेंगे बच्चों, इसका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसका जीवन चक्र। मानव में इसका जीवन चक्र बच्चों, मानव में क्या होता है? यह क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। मानवों में इसका कैसा जीवन चक्र पूरा होता है? अलैंगिक जनन होता है। फिर मच्छर में यह आता है, यहां से ये जो गैमीट है, युग्मक आप बोलते हैं इसको, ठीक है, ये गैमीट मच्छर में पहुंचता है और मच्छर में होता है लैंगिक जनन होता है। मच्छर में फर्टिलाइजेशन होगा, मच्छर में लैंगिक जनन होता है, मच्छर में लैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो 2 पोषदों में अपना जीवन चक्र पूरा करता है। पहला पोषद मानव होता है, दूसरा पोषद यह मच्छर होता है। मानव में अलैंगिक जनन का इसका साइकिल चलता है, मच्छरों में लैंगिक जनन का साइकिल चलता है। मानव में मच्छर का जो प्लाज्मोडियम का जो क्या कहते हैं कि स्टेज रहता है, वह स्टेज बच्चों एक सेकंड, मानवों में जो प्लाज्मोडियम का स्टेज रहता है वह स्टेज स्पोरोजोइट वाला स्टेज पहुंचता है ह्यूमंस के लीवर में पहुंचता है। कहां पर पहुंचेगा बच्चों? हमारे शरीर में, लीवर में हमारे पहुंचता है। सबसे पहला हमारे शरीर में संक्रमित होने वाला हमारा अंग कौन सा होता है? हमारा लिवर होता है, ठीक है। तो मच्छर की यह स्पोरोजोइट वाली कंडीशन है, स्पोरोजोइट वाला कंडीशन है ये कहाँ पे इसने किसको संक्रमित किया? हमारे लिवर को संक्रमित किया हुआ है, ठीक है ना। हेपेटोसाइट्स कौन है? आपकी लिवर की कोशिकाएं हैं, यकृत की कोशिकाएं हैं। अब हमारे लिवर में ये पहुंचा, लिवर में ये डिवाइड करेगा, लिवर में क्या करता है? डिवाइड करता है, मेरोजोइट्स बनाता है, ठीक है ना बच्चों। मेरोजोइट्स क्या करता है? ये आपके क्या करेगा? सबसे पहले आरबीसी के बाहर क्या करता है? डिवाइड कर करके क्या करेगा? मेरोजोइट वाले कंडीशंस को आएगा। अब क्या करता है? आरबीसी को इन्फेक्ट करेगा। मेरोजोइट्स वाले कंडीशन किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। यहां पर ये क्या करता है? यहां पर ये ट्रोफोजाइट वाला कंडीशंस बनता है, ठीक है ना। पहला इमेच्योर जो ट्रोफोजाइट रहता है, रिंग शेप्ड रहता है, इमेच्योर ट्रोफोजोइट रहता है। देन जो ट्रोफोजोइट है वो मेच्योर हो जाता है बच्चों। अब यही ट्रोफोजोइट वापस फर्दर डिवाइड करके शाइजोंट
में कन्वर्ट होता है एंड शाइज़ोन्ट क्या करता है, आरबीसी के सेल को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, मतलब तोड़ देता है एंड शाइज़ोन्ट्स निकल जाते हैं बाहर। शाइज़ोन्ट्स क्या होंगे बच्चों, बाहर निकल जाएंगे। अब यही शाइज़ोन्ट्स क्या करेंगे बच्चों, गैमीट बनाएंगे, एग एंड ओवम बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे, सॉरी स्पर्म एंड एग बनाएंगे। अब यही वाला जो स्पर्म एंड एग है, अब जब यहाँ पर किसी मच्छर ने संक्रमित व्यक्ति को काटा तो एग और स्पर्म क्या करेगा, मच्छर के लार्वा में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा बच्चों, मच्छर के लार्वा में चला जाएगा। मच्छर के लार्वा में जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। मच्छर के शरीर में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर ये क्या करेगा, गैमेट फ्यूज करेगा, जाइगोट का कंडीशन बनाएगा, देन क्या बनता है बच्चों, ओकाइनेटिक वाला कंडीशन बनता है, आपके जो oocytes होते हैं, ठीक है ना। एंड देन ये क्या बनाएगा, ये फर्दर डिविजन होता रहता है और मच्छर के स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है स्पोरोजोइट बनेगा बच्चों। क्या बनता है, स्पोरोजोइट बनेगा। यही स्पोरोजोइट जब मच्छर काटता है किसी पर्सन को तो इसके लार्वा से निकल करके स्पोरोजोइट एंटर कर जाता है मनुष्य के यकृत में, एंटर कर जाएगा और इस तरह से लाइफ साइकिल इसकी क्या होती है बच्चों, चलती रहती है। इन सब के कुछ अलग अलग फीचर्स भी होते हैं जो कि अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। स्पोरोजोइट्स थ्रू सैलिवरी ग्लैंड, यह मच्छर के लार्वा से क्या होता है, व्यक्ति के अंदर चला जाता है, ठीक है। आगे अब आइए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य में क्या होगा बच्चों, मनुष्य में होगा अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, हमारे लिवर सेल में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा यानी ग्रो करेगा, ठीक है। स्पोरोजोइट फर्दर क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मेरोजोइट्स एंड ट्रोफोजोइट्स बना रहा है एंड ट्रोफोजोइट से क्या बन रहा है, एग बन रहे हैं। एग फिर क्या कर रहा है, आपका मच्छर के शरीर में फ्यूज कर रहा है, गैमीट बना रहा है, ओकाइनेट बना रहा है, देन oocytes क्या हो रहे हैं, वापस से oocytes से स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं जो कि फर्दर क्या करेगा, किसी व्यक्ति को संक्रमित करेगा। अब मैं रीड करूंगी एंड साथ साथ समझाते चली जाऊंगी आपको। प्लाज्मोडियम मनुष्य में क्या हो रहा है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम बच्चों संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफिलीज ही क्यों संक्रमित करती है, क्योंकि इसका जो स्टिंग होता है बच्चों, जो कहते हैं कि एंटीना जो घुसाती है, पियर्सिंग एंड सकिंग प्रकार का इसमें मुख उपांग प्रेजेंट होता है, जिसके कारण मादा मच्छर मनुष्य की त्वचा को आसानी से भेद पाती है। मादा मच्छर रक्त चूसते समय इसकी लार से कुछ बूंदे क्या होती हैं, जो इसका सलाइवा होता है ह्यूमन ब्लड में हमारे चला जाता है और स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा, स्पोरोजोइट हमारा पहुंचता है क्या कहते हैं, लिवर में पहुंचता है, ठीक है ना। लार में एक एंजाइम होता है, एंटीकोएगुलेट एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का बनने नहीं देता है। बेसिकली जब मच्छर रक्त को सक करता है तो इसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। जो मच्छर होता है नॉक्टर्नल होता है बच्चों, रात्रिचर होता है, इसीलिए रात में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं। जैसे ही अंधेरा होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप वो लाइट जलाए रहते हो रूम में तो उतना मच्छर नहीं आता है, जैसे ही अंधेरा किया मच्छर बहुत सारे आने लगते हैं एंड ये अगर काटेंगे तो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जब भी रूम में वो करना तो लाइट ऑन रखना, छोटी ही लाइट बट ऑन रखना, थोड़ा सा मच्छर वगैरह से बचे रहोगे। अधिकतर रात्रि को ही ये क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है। स्पोरोजोइट क्या करेगा, हमारे ब्लड में पहुंचेगा, ठीक है। अब हम जरा सा स्पोरोजोइट की संरचना पढ़ लेते हैं, बीजाणुज की संरचना हम देख लेते हैं। स्पोरोजोइट बच्चों ये सीकल शेप्ड का होता है, हंसियाकार का होता है, इसमें एक ही केंद्रक प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 10 माइक्रोन से लेकर के 15 माइक्रोन तक होती है, चौड़ाई इसकी 1 माइक्रोन तक होती है। इसके ऊपर एक आवरण होता है, फ्लेक्सिबल आवरण होता है इसकी, जो स्पोरोजोइट की बाहर की तरफ, ये क्या है, पेलिकल का एक आवरण होता है बच्चों। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, पेलिकल में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
और इसके अगले भाग पर क्या होता है, एक यहाँ पे कैप लगी होती है। ये देखिए यहाँ पर क्या लगी हुई है, कैप लगी होती है, जिसको एपिकल कैप या एपिकल शीर्ष टोपी कहते हैं। इसमें एक जोड़ी सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइलर छिद्र बोलते हैं। इसके कोशिका द्रव में एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। पेलिकल में स्थित ट्रिब्यूल्स के कारण स्पोरोजोइट जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, ये मूव कर सकता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पोरोजोइट की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर पेलिकल लेयर है, सिंगल न्यूक्लियस है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, एपिकल वो प्रेजेंट है, एंड माइक्रोपाइलर एंड पोर कह सकते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, अब पढ़ते हैं जरा सा मनुष्य के शरीर में यकृत में स्पोरोजोइट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। स्पोरोजोइट क्या करेगा, डिवाइड करेगा। शाइजोगैमी इन लिवर ऑफ मैन, विखंडी जनन। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पहुंचने पर आधा घंटे में ही मच्छर जैसे ही काट रहा है 30 मिनट्स बाद ही स्पोरोजोइट्स क्या करता है, पूरे ब्लड सेल्स में आपके घूमने लगेगा, लिवर में पहुंचता है घूमते घूमते। स्पोरोजोइट्स अपने श्रावण अंगकों से ऊतकनाशी एंजाइम्स, जो टिश्यू को डैमेज करने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको स्रावित करने लगता है, जिनसे रक्त कोशिकाओं की दीवारों को ये क्या करेगा, रप्चर कर देगा। ब्लड वेजल्स को रप्चर करके यकृत में पहुंच जाता है। यकृत कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। पहला क्या है, आरबीसी के बाहर ही डिवाइड करता है। ये आरबीसी के बाहर डिवाइड करके ये क्या करेगा, क्रिप्टोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रिप्टोजोइट का न्यूक्लियस जो होता है बहुत बार ये डिवाइड करता है बच्चों, और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है, यानी कि बहुत सारे क्रिप्टोजोइट्स बना लेता है। अब इन क्रिप्टोजोइट से क्या बनेगा, शाइजोंट बनते हैं बच्चों। स्पोरोजोइट का ही अगला स्टेज होता है, शाइजोंट बनता है। इसका कोशिका द्रव्य डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है एंड बनाता है क्या, क्रिप्टोमेरोजोइट बनाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना, स्पोरोजोइट याद रखना, देन क्या बनता है, शाइजोंट बनता है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, मेरोजोइट बनता है। ठीक है ना, ये देखो मेरोजोइट बनेगा। मेरोजोइट के बाद वाला क्या बनता है बच्चों, ट्रोफोजोइट बनेगा। ट्रोफोजोइट आपका विद इन आरबीसी सेल्स बनेगा, आरबीसी के अंदर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। बाह्य रुधिराणु विखंडी जनन देख लीजिए थोड़ा सा। मेरोजोइट्स प्रावस्था पुनः यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिका द्रव्य का क्या करेगी, उसको खाती जाएगी एंड देन इन्हें क्या बनाएगा, फेनेरोजोइट्स बनाते हैं। ये माइक्रो एंड मैक्रो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और ये फर्दर विभाजित होकर के 1000 छोटे छोटे क्या बनाएगा, माइक्रो आपका क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लेते हैं। ठीक है ना, और मैक्रो क्रिप्टोमेरोजोइट्स भी डिवाइड होकर के क्या करेंगे, थोड़े बड़े बड़े मेगा क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लेते हैं। यकृत में फिर से इनका बार बार क्या करेंगे, ये डिवाइड होते जाएंगे और अपनी संख्या क्या करते हैं, बढ़ाते चले जाएंगे। मनुष्य के रुधिर में विखंडी जनन देखते हैं बच्चों। रक्त में पहुंचने पर आरबीसी सेल में पहुंचेगा, ये ब्लड वेजल्स को क्या करेगा, डिजेनरेट करके खत्म करके कहाँ पहुंचेगा, ह्यूमन के सेल, हमारे मतलब आरबीसी सेल्स में पहुंचेगा। और वहां पर ये क्या करता है बच्चों, उसमें आक्रमण करके एरिथ्रोसाइटिक सेल्स का स्टार्ट कर देता है। ये जो आपका सिंगेट ट्रोफोजाइट, जो रिंग शेप का ट्रोफोजाइट होता है वो बनता है, इमेच्योर होता है। देन क्या बनेगा बच्चों, अमीबॉइड मैच्योर ट्रोफोजाइट बनता है। और देन अमीबॉइड मैच्योर ट्रोफोजाइट क्या करेगा, ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा बच्चों, एग्स बनाता है एंड स्पर्म्स को क्या करेगा, आपके डेवलप करेगा। ठीक है, आइए। एंड देन उसके बाद क्या होगा, पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक डिवीजन कैसा होता है, असंख्य रुधिराणु चक्रों के पश्चात फिर मेरोजोइट्स आपके लाल रुधिर में पहुंचने के बाद, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूं आपको। ठीक है, प्लाज्मोडियम का मादा मच्छर में कैसा जीवन चक्र चल रहा है। लैंगिक अवस्था में गैमेटोसाइट्स आपके कहाँ पहुंच रहे हैं, आरबीसी से, आरबीसी में विकसित हुए हैं। और जब कोई मच्छर काटता है तो वो ब्लड से कहाँ चला जाएगा, मच्छर के शरीर में चला जाएगा। एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहे हैं बच्चों, आपका क्या बन रहा है, ऊकाइनेट बन रहा है। देन oocytes बनेगा और oocytes क्या बनाएगी, स्पोरोजोइट्स बनाएगी। देन वापस फर्दर स्पोरोजोइट कहाँ पहुंचेगा, ह्यूमन बॉडी में पहुंचेगा। ये लाइफ साइकिल मैं आपको समझा चुकी हूँ।
ठीक है। अगला, अच्छा मलेरिया तो हो गया भाई, प्लाज्मोडियम ने मलेरिया तो कॉज कर दिया। ट्रीटमेंट क्या है उसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए एक पौधा है, कुनैन नाम का एक पौधा है, जिससे बच्चों कुनैन बनाया जाता है। सिनकोना नामक पौधे से कुनैन दवाई बनाई जाती है, ठीक है ना, सिनकोना नामक पौधे से क्या बनाया जाता है? कुनैन दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा, ये तो देसी इलाज हो गया, इसके अलावा कुछ आपके एलोपैथिक दवाइयां भी हैं, जैसे पेल्यूड्रीन है, प्लाज्मोक्विन है, एटाब्रिन है, क्लोरोक्विन है। अभी जाकर के मलेरिया का वैक्सीन भी डेवलप करा गया है, ठीक है। तो कुछ टाइम में मलेरिया के वैक्सीन भी लगाए जाएंगे। एंड मलेरिया बच्चों एक पैंडेमिक है। बेसिकली मलेरिया ऐसा रोग नहीं है जो कि बस छोटे से एरिया में किसी एक ही देश के लोगों को परेशान करता है। मलेरिया वर्ल्ड वाइड लोगों को परेशान करता है। एंड खास करके मलेरिया कहाँ परेशान करता है? जो डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश जो है, मतलब विकासशील देश कैसे? जैसे भारत को भी विकासशील देश में ही गिना जाता है। अफ्रीकन कंट्रीज में मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप देखा जाता है। ये थोड़े से उष्णकटिबंधीय जो एरिया, जो थोड़े से गर्म क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा पनपते हैं। जहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जहां पर थोड़ी सी उष्मा बहुत ज्यादा है, वहां पर ये बहुत तेजी से फैलते हैं, वहां पर लोगों को बीमार भी करते हैं। तो WHO हर साल क्या करता है? एक सर्वे भी निकालता है एंड ये देखता है कि कितना मलेरिया के इरेडिकेशन में, मलेरिया के उन्मूलन में कितना क्या किया गया है, काम किया गया है, ठीक है। भारत में मलेरिया अभी भी होता है और मलेरिया से बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी होती है। अभी तक भारत को मलेरिया मुक्त देश घोषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये सब भी पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ दवाइयां हैं। अब ये दवाइयां यहाँ पे नाम तो लिखा गया है, पर ये प्लीज आप थोड़ा सा एक अवेयर सिटीजन हो जाइए कि अपने मन से कोई भी दवाई नहीं खाना है। आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तभी आप दवाई खाएंगे। यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा आप कि हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही किसी दवाई को खाइएगा, क्योंकि डोजेस डिफाइंड होते हैं ना बच्चों, एज के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से क्या किया जाता है, डोजेस को बताया जाता है। वो आपको नहीं पता है, वो डॉक्टर को ही पता होगा। रोकथाम कैसे कर सकते हैं? आसपास आप साफ सफाई रखिए। जहाँ पे भी पानी वगैरह जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वहां पर मत वो करिए कि गंदगी मत रखिए। बेसिकली अपने आसपास में गंदगी जितना रखेंगे उतना ज्यादा मच्छर अपने आपके आसपास में पनपेंगे, ठीक है ना। फ्रांस एक ऐसा देश है, पहले हम जीके में पढ़ते थे कि फ्रांस में मच्छर नहीं है, तो वो अब समझ में आता है कि अब कोई देश जो है मतलब जहां पर इस जैसे कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो अपने आस पड़ोस को क्या करिए, साफ सुथरा रखिए। इसके अलावा और क्या रोकथाम रख सकते हैं? मच्छर से बचने के लिए कुछ रिपेलेंट टाइप के ऑयल आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। एंड मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए, सबसे बेहतर ऑप्शन है मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। मॉर्टिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्टिन को जला करके बंद कमरे में सोइए, क्योंकि वो खुद भी केमिकल का बना हुआ है जो मच्छर को रिपेल कर रहा है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर है कि आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। इस तरह से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली आप, सबको ही प्रोटेक्ट कर सकता है। मलेरिया की पहचान कैसे की जाएगी? इसके लिए कुछ टेस्ट होता है बच्चों, ठीक है। और ये देखिए, ये सरकारी स्तर पर मलेरिया को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्या करे जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है ना। मच्छरों का ये देखो, मच्छरों का विनाश करने के लिए क्या कर सकते हो, ये देखिए, घरों में डीडीटी या फ्लिंट छिड़ककर गंधक, पायरिथ्रम, नेफ्था, इस प्रकार के कपूर, कपूर वगैरह को जला करके इनके महक से क्या होता है, मच्छर भाग जाते हैं। शहरों गांवों के आसपास जल भराव को रोकना चाहिए, जल में ज्यादा ही ये पनपते हैं। रुके हुए पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए ताकि अंडे क्या हो जाए, वो मर जाए, ठीक है ना। एंड क्या होता है, मच्छरदानी का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। मच्छरों के काटने से सुरक्षा के लिए मच्छरदानियों, मच्छर विरोधी क्रीम, पार्चमेंट पेपर वगैरह को जला करके अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मच्छरदानी लगा करके सोना, सोते समय खुले भागों में, इस तरह से वो कर सकते हैं आप, ठीक है। उपचार करने के लिए क्या किया जाएगा बच्चों? ये बेसिकली उपचार करने के लिए जब तक डायग्नोस नहीं कर पाएंगे आप, तब तक आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो जैसे ही सिम्टम्स दिख रहे हैं तुरंत
डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यहाँ पे कुछ इसके वो दिए गए हैं, टेस्ट दिए गए हैं। जैसे देखो IHA नामक एक टेस्ट होता है, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है, कि आपके ब्लड का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। IFA इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ विभिन्न प्रकार के टेस्ट हैं जो मलेरिया के लिए किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम, प्रोटोजोआ से ही होता है, यह भी एक रोग है। इसका नाम है क्या, अमीबिएसिस बोलते हैं इसको, अमातिसार बोल सकते हो आप, डिसेंट्री या पेचिस होता है इसके कारण। किसके कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण यह होता है। ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव के यानी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम वाले भाग में क्या करती है, ग्रो करती है बच्चों, और वहां पर इसका ट्रोफोजाइट वाला जो स्टेज है ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, एंड क्या करेगा, हमारे लीवर की दीवारों पर क्या करता है, लीवर की दीवारों को ये क्या करेगा, डैमेज कर करके वहां पे घाव कर देता है, जो अल्सर वाला कंडीशन बन जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से स्टूल के साथ साथ में जब फ्रेशन अप होता है इंसान, तो स्टूल के साथ साथ में क्या होता है, ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, गंदा भोजन, गंदा पानी, इस तरह के का जो आप सेवन करते हैं उसकी वजह से ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। एंड ये जो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारे आहार नाल को क्षति पहुंचाता है। सिम्टम्स कैसे हैं, पेचिस होती है बच्चों, पेट में बार बार ऐठन होगा, लूज मोशन होता रहता है, स्टूल के साथ में श्लेष्मा, घाव, ब्लड वगैरह ये सारी चीजें आने लगती हैं, ठीक है। ये देखिए पेचिस में पेट में ऐठन होती है, बार बार दस्त होने लगते हैं, बिगड़ जाने पर मल के साथ रक्त, श्लेष्मा, आम भी आता है, इसमें हल्का ज्वर भी बना रहता है, यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता और कभी कभी कई सालों तक बना रहता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव कर देती है जो अल्सर का कंडीशन बना दे, कभी कभी यह लीवर और स्प्लीन तक भी पहुंच जाता है, उसमें विशेष प्रकार के फोड़े अल्सर बना देता है, लीवर और स्प्लीन को भी डैमेज कर देता है, डायरिया का कंडीशन भी बना देता है, पेट दर्द, बुखार, क्रैम्प्स, ये सारी चीजें परेशान करती हैं, ठीक है ना। ये आए दिन होता रहता है गंदे प्रदेशों में। भारत, गंदे प्रदेशों का मतलब है कि वही कंजेस्टेड जो देश हैं, डेवलपिंग जो देश है जहां पर साफ सफाई बहुत कम है, यहाँ पर लोगों को होता रहता है, ठीक है। लाइफ साइकिल बच्चों, यह बस एक ही होस्ट वाला मोनोजेनेटिक टाइप का लाइफ साइकिल इसका होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका केवल और केवल मनुष्य के ही शरीर में एंटर करेगा, वहीं पर ये क्या करेगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा का पूरा कंप्लीट करता है ये, ठीक है। यह एक पोषदी परजीवी है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र एक ही पोषद मनुष्य में पूरा करता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ट्रोफोजोइट मनुष्य की कोलन की भित्ति में द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन करके 2 डॉटर सेल को बनाती है, और जो मनुष्य की आंत में उपस्थित होकर पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करने लगता है और वहीं पर ग्रो करता है और अपने विकास करते हैं। पूर्ण विकसित होने के बाद इनमें फिर से द्विखंडन होता है तथा यह प्रक्रिया असंख्य बार चलती जाती है और इनकी संख्या क्या होती है, वृद्धि करती रहती है। मेटासिस्ट में द्विखंडन के बाद 4 न्यूक्लियस बनते हैं और कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और इससे 8 न्यूक्लिएट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बनता है। ट्रोफोजाइट में रूपांतरित होने से फिर से कोलन में पहुंचेगा, फिर क्या करेगा आपको मतलब इन्फेक्टेड स्टेज इसका क्या है, ट्रोफोजाइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अब वायरस के द्वारा होने वाले रोगों को हम पढ़ेंगे। किसके द्वारा होने वाले रोग, वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। बहुत ही खतरनाक डिजीज है, जैसे मलेरिया है, अमातिसार है, ऐसे ही डेंगू भी है जो कि बहुत ही खतरनाक मैं बोलूंगी। अगर लापरवाही होती है तो रोग बहुत ज़्यादा खराब रूप ले लेते हैं एंड नुकसान काफ़ी हद तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि यह हड्डियों में काफी ज्यादा दर्द पहुंचाता है, हड्डियों को बहुत कमजोर कर देता है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी। रीढ़ की हड्डी का बुखार, बैकबोन फीवर, आई थिंक ब्रेक बोन फीवर होता है, ठीक है, क्योंकि ये हड्डियों को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है बच्चों, ठीक है। चलिए यह किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा ये होता है। आरएनए वायरस जो होते हैं, डेंगू वायरस के द्वारा ये होता है, आरएनए वायरसेस हैं ये सभी, ठीक है ना।
डेंगू आपका कौन से मच्छर के द्वारा फैलता है बच्चों? एडीज इजिप्टी जो मच्छर है उसके द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी नामक मादा मच्छर जो होती है, जब वह किसी को काटती है तब यह इसका जो वायरस है ये हमारे शरीर में चला जाता है। ठीक है, यह रोग मादा एडीज इजिप्टी के कारण फैलता है। डेंगू बुखार या डेंगू हीमोरेजिक फीवर जो होता है, बेसिकली बच्चों ये क्या करेगा? सबसे पहले ये हमारे प्लेटलेट्स पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है बच्चों? हमारे प्लेटलेट्स पर अटैक करेगा। प्लेटलेट्स की संख्या धीरे 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 कम होती चली जाती है। साथ ही साथ ये क्या करेगा? इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट कर देता है। अगर ये बहुत ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है तो आंतरिक ब्लीडिंग भी स्टार्ट कर देता है, हेमरेज वाली कंडीशन बन जाती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही अंदर ब्लड का फ्लो होने लगता है। हिपैरिन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ही ब्लड का फ्लो बहुत खतरनाक कंडीशन इसकी बन जाती है बच्चों। ठीक है, सिम्टम्स इसके क्या है? डेंगू विषाणु से संक्रमित बच्चों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। शुरुआत में बुखार रहेगा, थकान रहेगा, बॉडी जैसे नॉर्मल फीवर होता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन अगर आपको 2 दिन से ज्यादा फीवर है, हाई फीवर है या जैसा भी फीवर है, पर 2 दिन से ज्यादा है, आप प्लीज तुरंत जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करा करिए। बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। हम क्या करते हैं बच्चों, अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल खा लिया या कोई दूसरा पेन किलर खा लिया और हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कम से, अगर आपको 2-3 दिन से बुखार हो रहा है, आप जा करके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है ना? तो क्योंकि देखिए किसी भी कंडीशन को वर्ड्स होने से बचाना है, खराब होने से बचाना है, तो लापरवाही मत किया करो। ठीक है, चलिए डेंगू के लिए परीक्षण क्या है? एलिजा है। ठीक है, HAI वाला हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे वाला टेस्ट भी हो, PCR टेस्ट भी डेंगू के पहचान के लिए किया जाता है। रोकथाम कैसे कर सकते हो? जहां पे भी मच्छर के पनपने के चांसेस हैं उन चीजों को पहले नष्ट कर दीजिए। मच्छरदानी का प्रयोग करिए। फीवर है, दवा खाइए, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा हो रहा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, है ना? आइए, चिकनगुनिया, चलो डेंगू का तो इलाज भी है, बट ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। चिकनगुनिया भी वायरस के कारण ही फैलता है और मच्छर ही इसका वाहक है। मच्छर आपको काटेगा तो ही क्या होगा, आपके शरीर में पहुंचता है, और कोई मोड नहीं है इसका पहुंचने का। आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, ये नहीं पहुंचेगा अनलेस कि मच्छर आपको काटे। ठीक है, तो बेहतर है कि मच्छर को रोका जाए, है ना? कुछ एंटी और रेपेलेंट टाइप के मच्छरों के अंडे को खत्म करने वाली चीजें लाई जाए। अपने आसपास जहाँ पे मच्छर पनप रहे उन अवस्थाओं को क्या किया जाए, उन चीजों को खत्म किया जाए बच्चों। ठीक है, आइए देखिए कि इसके कारण ये फैलता है। एडीज जो प्रजातियां होती हैं, एडीज एल्बोपिक्टस और एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से ये चिकनगुनिया का वायरस क्या होगा, आपके शरीर में एंटर करता है बच्चों। यह भी क्या करता है, यह डेंगू से भी ज्यादा आपको कमजोर कर देता है। आपकी पूरी की पूरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। इसीलिए जब भी कभी भी, मैं हर टाइप के डिजीज के लिए बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि बीमारी थोड़ा सा लंबे टाइम तक चल रही है, जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो, है ना? उपचार देख लीजिए। चिकनगुनिया के लिए कोई दवाई नहीं है, इसकी केवल रोकथाम की जा सकती है, केवल रोकथाम की जा सकती है, अभी कोई दवाई बनी नहीं है। बुखार के लिए डॉक्टर पैरासीटामोल, आप मत करिए भाई, आप डॉक्टर मत बनिए, आप डॉक्टर मत बनिए, आप जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करिए। स्वाइन फ्लू, ये फ्लू है, इसमें क्या होता है, सर्दी जुकाम ये सारे कंडीशंस बनते हैं। स्वाइन फ्लू है बच्चों, ये H1N1 टाइप वाला जो वायरस होता है उसके संक्रमण से ये फैलता है बच्चों। ठीक है, फ्लू बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज क्या होता है, यानी कि ये ऐसे रोग है जो सबसे पहले किसी जंतु को, किसी जानवर को ये अफेक्ट किए होंगे और उनसे फिर मनुष्यों में ये फैलने लगा बच्चों। ठीक है, तो फ्लू भी इसी प्रकार का है। शुरुआत में यह जो इसका संक्रमण है ये
पिग्स में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य से मनुष्य में भी यह रोग फैलने लगा। एक टाइम था स्वाइन फ्लू भी एपिडेमिक की ही तरह फैला हुआ था। थोड़ा सा उसका कम देखने को असर मिलता है, लेकिन जब भी हावी होता है बहुत तेजी से यह भी फैलता है। श्वसन के साथ ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्तियों के छींकने या खांसने पर विषाणु के साथ हवा में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने के पश्चात भी लगभग 7 दिन तक ये विषाणु वायु को संक्रमित करता है। यानी कि व्यक्ति ठीक हो गया है और छींक रहा है, खांस रहा है, खुले में छींक रहा है, खांस रहा है मनमानी, तो जो वायरसेस हवा में गए हुए 7 दिन तक एक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए मास्क वगैरह लगा करके ये सारी चीजें प्रोटेक्ट करती हैं आपको। लक्षण इसके क्या हैं बच्चों, शरीर में कपकपी, सिर दर्द, कफ बना रहता है, भूख कम लगती है, जुकाम के कारण नाक बहता रहता है, नाक बंद रहता है, सर्दी वाले कंडीशंस हैं, कभी कभी न्यूमोनिया वगैरह, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस तरह से थोड़ा सा सीवियर कंडीशन बन जाता है, शरीर में दर्द बना रहेगा, बुखार वगैरह रहेगा, इस तरह से। उपचार क्या है इसका या रोकथाम कैसे कर सकते हैं, स्वाइन फ्लू के संक्रमण को रोकने या कम करने का सबसे अच्छा उपाय फ्लू का वैक्सीन लगाया जाता है, वैक्सीन लगवाइए एंड प्रोटेक्ट करिए अपने आप को। उपचार के लिए बच्चों जेना में भी रेलेंजा, ये कुछ यहाँ पे दवाइयों के नाम लिखे हैं, जहां पे भी दवाइयों के नाम लिखे हैं मैं कहूंगी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि खुद से मत इलाज करने बैठो, समझ गए। तो चलिए आज हमने डिस्कस किया बच्चों प्रोटोजोआ से एंड वायरसेस से होने वाले डिजीजेस के बारे में। कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एंड कुछ ऐसे भी डिजीजेस हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, गैर संक्रामक रोग हैं, उनके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। तो ये कल के क्लास में हम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।